राहुल गांधी पहले समझ गए थे मोदी की चाल। आज की तारीख में ये बात बहुत दावे के साथ कही भी जा सकती है, समझी भी जा सकती है कि राहुल गांधी ने बहुत पहले समझ लिया था कि मोदी जी क्या चाल चलने वाले हैं। और जिस तरह की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, उस स्क्रिप्ट को उन्होंने समय रहते समझ लिया था। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है देश में करवट लेती सियासत और उस सियासत को समय रहते समझ लेने का मादा जो राहुल गांधी ने दिखलाया है। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी विदेश की यात्रा पर निकल रहे थे, अमेरिका की यात्रा पर निकल रहे थे, तो उन्होंने उससे पहले कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में ये बात कही थी कि आम आदमी पार्टी के साथ में समझौता करना चाहिए और तालमेल के साथ इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ना चाहिए। ये बात बोलकर चले गए। उसके बाद की जो गतिविधियां हुई वो चुनाव लड़ने की तैयारी हुई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बैठकों का दौर चला। बार बार खबर आती रही कि इस तरह से समझौते का फार्मूला निकल रहा है, उस तरह से समझौते का फार्मूला निकल रहा है, लेकिन ये फार्मूला निकलना था ही नहीं, क्योंकि एक निर्णय पहले से लिया जा चुका था। ऐसे मीडिया में इस बात की चर्चा बहुत रही कि भूपेंद्र हुड्डा इसको होने देना नहीं चाहते, हरियाणा की लोकल यूनिट होने देना नहीं चाहती। ऐसे तो लोकल यूनिट की ये हमेशा से अभिलाषा रहती है कि वो अधिक से अधिक सीटों पर लड़े, लेकिन फिर भी वो सेंट्रल लीडरशिप के अगेंस्ट में जाकर कोई चीज होने नहीं देना चाहती। इसके मायने अलग होते हैं। लेकिन कुल मिला के ये समझौता नहीं हुआ और बात समझ में आई नहीं। बात ऐसी, तत्काल तो ये लगा कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है, सीटें नहीं दे रही जितना आम आदमी पार्टी मांग रही है, तत्काल ये लगा। लेकिन ये तात्कालिक नुकसान बड़े नुकसान से बचाने के लिए था। राहुल गांधी ने ये सोच लिया था कि इंडिया गठबंधन को हमको एकजुट रखना है, ये मैसेज हमको देना है। और दूसरी तरफ एक अलग किस्म की सियासत चल रही थी जिसमें कि कैसे आम आदमी पार्टी उसमें शायद ट्रैप में आ गई कि अंदर खाने बातचीत हो गई कि क्या हो गया कि आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ये कोई नया ऐलान नहीं था, पहले भी वो कर चुके थे, फिर बातचीत में आए थे, तो लोगों को लगा कि ये क्या है। लेकिन इस बात को हमने पहले भी हालांकि कहा है अपने दर्शकों में, अपने साथियों में, कि विनेश फोगाट के खिलाफ खिलाड़ी को खड़ा करना, ये आम आदमी का पार्टी का ये जो स्टेप था, ये स्टेप पूरी कहानी को खोल कर रख देता है जो आज की घटना घटी है कि अरविंद केजरीवाल जी, देखिए अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए, ये तो अपेक्षित था, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से बाहर आए हैं, सीजेआई पीएम की मुलाकात की पृष्ठभूमि है, 10 तारीख को फैसला आना था, उसको सरकाया गया, फिर चुनाव लड़ने की अंतिम तारीख बीत गई, उसके बाद फैसला आया। ये सारे सरकमस्टांसेस को देखिए तो ये लगता है कि राहुल गांधी ने चाल समझ ली थी। आज वो समझ ली थी, हम इसलिए बोल रहे हैं कि आज कोई राहुल गांधी को टारगेट करके नहीं बोल सकता है कि आम आदमी पार्टी
को वो साथ लेकर चलना नहीं चाहते। दरअसल बीजेपी ने जो एक सियासत चली है कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में कैसे अपने आप को बनाए रखा जाए, इसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल का या अपोजिशन की ही पार्टी का इस्तेमाल शुरू किया है। एक नई टेंडेंसी, नई प्रवृत्ति दिख रही है, और ये प्रवृत्ति आपको तब भी नजर आती है जब रिजर्वेशन पर राहुल गांधी अमेरिका में बोलते हैं और एक शब्द भी दलितों के खिलाफ नहीं बोलते, आरक्षित वर्ग के खिलाफ नहीं बोलते। फिर भी बीजेपी का जो आईटी मीडिया है, ट्रोलिंग मीडिया है, वो राहुल गांधी को ट्रोल करता है, उनके आधे अधूरे अंश को उद्धृत करते हुए बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और उसी आधार पर या तो मायावती जी की आंखों में धूल झोंक दिया गया कि राहुल गांधी दलितों का आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं या आरक्षण ही खत्म करने की बात कर रहे हैं, या फिर समझबूझ करके भी एक अंदर खाने अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब मैं तो ये नहीं मानता कि इतने बड़े स्तर पर कोई नासमझी वाली बात होगी। जो कुछ भी बोला गया, किया गया, सुबह सुबह उठ के 8 बजे भोर में अगर ट्वीट कर रहे हैं तो ये सोच समझ करके ही किया गया फैसला रहा होगा। इस पूरी सियासत को के अपोजिशन का इस्तेमाल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए, राहुल गांधी को डैमेज करने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी को डैमेज करने के लिए और भी घटनाएं घटी हैं जिनका मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा हूं इनिशियली, जिसमें कि सिख विरोधी बयान है और दूसरी बातें हैं जिसमें राहुल गांधी को देश विरोधी बताने की, पन्नू से कंपेयर करने की, वो इल्हाम से तुलना करने की, और पूरी एक साजिश रची गई थी। इसके इन सब से उबरते हुए राहुल गांधी ने चूंकि इस चाल को समझ लिया, वो इतनी तरीके से इस ट्रैप से निकले हैं कि ये उनकी बुद्धिमत्ता बताता है, उनकी राजनीतिक कौशल को बताता है, उनकी राजनीतिक चातुर्य को बताता है, उनकी पॉलिटिकल समझ को बताता है। ये मैं सबके सामने बताना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। हालांकि आज अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई है तो सबके लिए खुशी का समय है कि इस तरह से अपोजिशन को आप जेल में डाल के नहीं रख सकते। सीबीआई को पिंजरे का तोता नहीं बने रहे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बल्कि ये दिखाना चाहिए कि हम पिंजरे का तोता नहीं है। एक बहुत बड़ी टिप्पणी आई है और उस टिप्पणी की भी बहुत चर्चा हो रही है। हम और भी विस्तार से इस पर बात रखेंगे, लेकिन मीनू जी अब आपके पास सीधे आना चाहता हूं कि राहुल गांधी वो चाल कैसे समझ ले रहे हैं जो नरेंद्र मोदी और उनकी टीम की ओर से राहुल गांधी को फंसाने के लिए चली जा रही है। जी देखिए, अगर आप पंजाब चुनावों के मद्देनजर, केजरीवाल की रिहाई के मद्देनजर और आम आदमी पार्टी ने जो हरियाणा चुनाव को लेके जो अपना स्टैंड बदला तो नहीं है, मतलब ढुलमुल चल रहे थे, लेकिन आज केजरीवाल की रिहाई से तय हो गया कि आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड होगा। तो ये चीज मैं तो शायद मैं और राहुल गांधी एक ही पेज पर थे कि मैं पहले भी नहीं मान रही थी कि केजरीवाल कांग्रेस के साथ किसी तरह का समझौता करना चाहेंगे इस चुनाव में, क्योंकि केजरीवाल चाहते हैं कि पंजाब में मेरी सरकार, दिल्ली में मेरी सरकार, बीच में हरियाणा एक बफर बना हुआ है, बीच में एक हर्डल है बहुत बड़ा। तो केजरीवाल एक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं कि दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से लगता हुआ पंजाब, और पंजाब से उनका हिमाचल में भी जो वो गए थे वहां तो खैर सक्सेस नहीं हुए, लेकिन उनका ये प्रोग्राम था कि इन चारों राज्यों में एक हमारा एक वो बने, एक जिसको कहते हैं कि हम इसमें अपना एक प्रभुत्व हमारा, या इसमें हमारी एक कुछ ये हमारा वोट बैंक यहाँ पे होना चाहिए, और एक समय ऐसा आएगा कि चारों राज्यों में हमारी सरकार बनेगी। तो हरियाणा, क्योंकि हरियाणा जो है 3 तरफ से आई, अगर मैं सही कह रही हूँ तो हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है, सॉरी दिल्ली जो है 3 तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है। आप देखिए, गुड़गांव की तरफ देखिए, रोहतक की तरफ देखिए और फरीदाबाद की तरफ देखिए।
तो 3 तरफ से दिल्ली हरियाणा से घिरी हुई है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के साथ गठबंधन करना, मुझे तो उनको नहीं लगता था कि वो किसी भी उसमें चाहेंगे कि मेरे प्रभुत्व में कमी आए, क्योंकि कांग्रेस उनको 7 सीटें प्रोबेबली दे रही थी। तो उन 7 सीटों में तो उनका पेट भरता नहीं था। वो चाहते हैं कि फरीदाबाद हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव और ये आपका ये रोहतक का इलाका, उन सब जगह उनको सीटें मिले। अब देखिए रोहतक वगैरह के इलाके हैं, वो जाट बहुल इलाके हैं, वहां पे कांग्रेस क्यों देगी सीटें केजरीवाल जी को? तो ये चीजें बहुत सारी ऐसी जो फैक्टर्स थे, जो जो सॉरी दिमाग में जो था, केजरीवाल के दिमाग में यही चीज थी कि मुझे लड़ना है तो इतना लड़ना है कि हम एक साइजेबल किंग मेकर के भूमिका में आ जाएं। तो जो कांग्रेस 7 सीटें दे रही थी उससे तो किंग मेकर की भूमिका में आते नहीं थे। और अब जो नई जो सिचुएशन जो पैदा हुई है, जो सर्वे वगैरह बता रहे हैं और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स भी बता रही है कि कांग्रेस काफी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है और बहुत बहुत ये लाइकली है कि वहां कांग्रेस की सरकार न केवल क्लियर मेजोरिटी से बल्कि थंपिंग मेजोरिटी से वहां सरकार बनने जा रही है। तो ऐसे में देखिए, अब मैं आपको आती हूँ केजरीवाल की पॉलिटिक्स क्या है। देखिए, मैं केजरीवाल को शुरू से कभी भी मैं ये नहीं मानती हूँ कि ये मोदी के मोहरा हैं या बीजेपी की बी टीम है। मतलब मोदी वाली भाजपा की बी टीम नहीं है केजरीवाल। केजरीवाल आरएसएस की का मोहरा है शुरू दिन से, और वो अभी भी उनकी पॉलिटिक्स यही चल रही है। और ये जो रस्साकशी है भाजपा और संघ की, उस रस्साकशी का ही नतीजा है ये केजरीवाल का इस समय पे बाहर आना और फिर उनका 90 की 90 सीटों में हरियाणा में अपने कैंडिडेट खड़ा करना। क्योंकि इस टाइम संघ के ऊपर जो उनकी अंदरूनी पॉलिटिक्स है, इस वक्त संघ के ऊपर है जिम्मेदारी। मोदी ने हाथ खींच रखा है कि भाई तुम जीत लो, क्योंकि संघ ने भी उनको नाक में दम किया हुआ है, भाई आपने हरवा दिया, आप भगवान बन रहे हैं और सेवक नहीं समझ रहे हैं अपने आप को, क्रिटिसाइज कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको, मोहन भागवत। तो मोदी ने उनको उनके हाथ में दे दिया है। और क्योंकि देखिए केजरीवाल संघ का ही मोहरा है और उसी की लड़ाई है। अगर आप लोग जो कहते हैं ना कि भाई आप कैसे कह रहे हो कि ये भाजपा विरोधी है, आप ये देखिए कि केजरीवाल जो है और जो सॉरी ये जो बीजेपी है, इनके आक्रमण केजरीवाल पे होते ही इसीलिए हैं कि एक्चुअली तो मोदी और शाह जो है केजरीवाल के जरिए भागवत के ऊपर आक्रमण करते हैं। और केजरीवाल जो ये संघ का मोहरा है, वो यही संघ की यही पॉलिटिक्स है, क्योंकि संघ को केजरीवाल में थोड़े बहुत ऐसे गुण दिखाई देते हैं कि जो उनकी आइडियोलॉजी को आगे ले जा सकता है। और ये देखिए, केजरीवाल ने हमेशा से सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की है। आप चाहे दिल्ली के दंगों में हो, मतलब जितने दिन दिल्ली में दंगे होते रहे, 2020 की बात है ये, केजरीवाल चुप बैठे रहे, वो घर से बाहर आवाज ही नहीं निकाली उन्होंने। आप देखिए वहां गुजरात के चुनावों में वो किस तरीके से वो बता रहे थे कि लक्ष्मी जी का फोटो छाप दो, इसके ऊपर नोट के ऊपर लक्ष्मी जी का फोटो होना चाहिए। मतलब कि बिल्कुल ही डब्बा ही उलट लिया उन्होंने अपने ऊपर। भगवा पेंट का एक कार्टून भी आया था। तो वो चीज, और अदरवाइज ऑल्सो कि जागरण करना उनका, दिवाली के टाइम पूरा टेलीवाइज करना पूरे अपने पूजा वूजा को, जैसे कि मोदी जी करते हैं। तो उसी तर्ज पे केजरीवाल जो है वो खुद को चूकते नहीं है हिंदू बताने से, और अपना जो हिंदुत्व, जो सॉफ्ट हिंदुत्व है उसका वो यदा कदा अपना प्रदर्शन करते रहते हैं। तो अब जो है केजरीवाल जो है, मेरा मानना तो ऐसा है कि ये उसकी मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है चीफ जस्टिस के साथ। जो मोदी जी की मीटिंग हुई है और जो केजरीवाल रिलीज जो जमानत हुई है, वो मेरे ख्याल से उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो नेचुरल कोर्स में उनको मिली है, क्योंकि देनी पड़ती जमानत, क्योंकि जो उसकी जो कानूनी पेचीदगियां है वो तो डिटेल में अभी यहाँ क्या डिस्कस की जाएंगी। लेकिन क्योंकि वहां जो जिस तरीके की उन्होंने फटकार लगाई है जस्टिस साहब ने सीबीआई को, तो उससे पता चल रहा है कि बहुत लंबे समय तक रख नहीं पाते थे। तो अब इसमें जो एक केजरीवाल को ध्यान होगा आपको कि लोकसभा चुनाव के दौरान छोड़ा गया और अब केजरीवाल को हरियाणा के चुनावों के लिए छोड़ा गया, और केजरीवाल अब
लगातार जो जितने भी चुनाव हैं उनमें, महाराष्ट्र में हो चुनाव, चाहे झारखंड में हो, चाहे आपके जम्मू में हो, कश्मीर में हो, जहां भी उनको लगेगा वो ये जाएंगे और वो डैमेज जरूर करेंगे। और क्योंकि उनको जो है उनका ये है कि हम अपना बेस क्यों ना बढ़ाएं। तो ये जो बीच में बात हुई थी, जब इंडिया ब्लॉक की बात हुई कि भाई इंडिया का जो ये ब्लॉक है इसमें केजरीवाल की पार्टी को लिया जाना चाहिए, आम आदमी को लिया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस काफी समय तक चुप रही थी लोकसभा चुनाव से पहले तक। तो लोग कांग्रेस को इनफैक्ट क्रिटिसाइज कर रहे थे बहुत ज्यादा कि कांग्रेस इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रही, कांग्रेस इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रही। लेकिन कांग्रेस को मालूम थी केजरीवाल की पॉलिटिक्स, लेकिन अल्टीमेटली दबाव में कांग्रेस ने आए, फिर बहुत लेटर स्टेज में हुआ और गठबंधन हुआ भी, लेकिन क्या फायदा हुआ उस गठबंधन का। इनफैक्ट पंजाब में तो केजरीवाल खुद हार गए लोकसभा की सीटें, कांग्रेस ज्यादा जीती, और दिल्ली तो सारी ही हार गए अगर केजरीवाल का इतना ही प्रभाव था। तो केजरीवाल सांघिकीय आदमी है और पूरे सॉफ्ट हिंदुत्व वाले और राइट की उनकी पॉलिटिक्स है। आप हाँ जी मीनू जी, एक जैसन फ्रांसिस जी पूछ रहे हैं कि नॉट वंस एके मेंशन द इंडिया अलायंस इज अनदर इन मेकिंग, कि रिहाई के बाद में अरविंद केजरीवाल एक बार भी गठबंधन को, इंडिया अलायंस को याद नहीं करते, उनके प्रति आभार व्यक्त नहीं करते, जुबान पर इंडिया अलायंस भी नहीं लाते। तब जबकि बीते समय में जब वो जेल जा रहे थे, सरेंडर कर रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद और नतीजे से पहले, तो इंडिया अलायंस के लोग उनके साथ थे उनको छोड़ने जाने में, ये भी बात थी। एक और बात है कि हमने राहुल गांधी के भी ट्विटर हैंडल को खंगाला, तो रिहाई को लेकर कोई प्रसन्नता या ऐसा कुछ राहुल गांधी ने व्यक्त नहीं किया है। ये दूसरा पहलू है। कांग्रेस के बाकी नेताओं का भी आप ट्विटर या प्रतिक्रिया देख लीजिए, वो बचे हैं। इसका मतलब है कि राहुल गांधी, एक सेकेंड, हाँ बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन राहुल गांधी ने ये मुख्यमंत्री जेल में है ये अमेरिका में कहा था, उनको ओवरलुक नहीं किया कि छोड़ दिया था। उन्होंने बताया था कि डेमोक्रेसी की ये हालत है देश में। जी हाँ प्लीज। ये एक अलग बात है, लेकिन आज जेल से रिहाई हो रही है, उस रिहाई पर एक प्रसन्नता वाला जो ट्वीट होता है और सीबीआई को लेकर के टिप्पणी हुई है, उस बहाने भी टिप्पणी की जा सकती थी, लेकिन अवॉइड किया गया है राहुल गांधी की तरफ से। तो इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी भी इस बात को, जो हम कह रहे हैं कि वो चाल पहले समझ गए थे और अलायंस के लिए वो बोल कर गए थे, लेकिन वो बोलना भी एक तरह से दिखावा ही था, ये माने राजनीति ही थी, रणनीति ही थी। और आज नहीं बोलना भी रणनीति ही है, क्योंकि वो किसी भी तरह से हरियाणा के चुनाव में ये संदेश देना नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी के साथ वो हैं या आम आदमी पार्टी उनके साथ है। ये स्पष्ट है, ना अरविंद केजरीवाल नाम ले रहे हैं, न राहुल गांधी ले रहे हैं। इस बात को समझा जाए। जी, इसको कैसे आप देखती? नहीं, लेकिन राहुल गांधी जब तक यूएस गए उस टाइम तक तो था कि हम भाई सीट पे अलायंस करेंगे, हम आपस में गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाएगा। उसमें ये भी बात हो रही थी कि चलिए ये तो कहने की बातें होती हैं, 10 सीटों पे फैसला कर लेंगे शायद ये। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस अपने ऊपर ये आरोप नहीं लेना चाहती थी कि कल कोई ये कहे कि आपने गठबंधन में हो भी और आपने उसके साथ न्याय नहीं किया केजरीवाल के, तो आपने कहाँ एकोमोडेट करने की कोशिश की। तो राहुल गांधी अपनी तरह से एकोमोडेट कर रहे थे, जबकि डीप इनसाइड उनको मालूम था कि केजरीवाल और इनकी आम आदमी पार्टी अंदर खाने इनका क्या खेल चल रहा है और इनकी मंशा क्या है और कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। तो मैं तो केजरीवाल को कभी भी मानती नहीं थी। इवन जो लोकसभा के चुनाव भी हुए उसमें भी मैं तो बिल्कुल, मुझे लगता ही नहीं था कि ये तो उल्टा नुकसान ही हुआ होगा, क्योंकि क्या होता है कि सीटें बीजेपी की 240 सीटें आ गई, तो इसलिए बहुत इधर उधर की छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस टिप्पणी को भी साथ में लेते हैं, ये मिलता जुलता है और राजनीति को समझने के लिए जरूरी है। सलीम खान साहब जो बात याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि जी, कि आप माने या ना माने, आप माने या ना माने, ये सर ही
जी जी बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलिए, मैं तो इसलिए कि आपका रुक गया है तो मैं पढ़ देती हूँ। बीच में कंटिन्यू नेटवर्किंग करिए। गड़बड़ा रही है। तो केजरीवाल और इंजीनियर राशिद को बेल मिली है, वो चुनाव के ही समय क्यों मिली है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं मीनू जी। 2-3 लाइन में राशिद इंजीनियर के बारे में बोलते हुए आता हूँ। देखिए, राशिद इंजीनियर के बारे में देश भर में बीजेपी के लोग, उनकी मीडिया ये बोलती है कि वो पाकिस्तान समर्थक है, भारत विरोधी है, आतंकवादी है, जेल में है, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन व्यवहार में क्या है कि उमर फारूक को चुनाव हराने के लिए राशिद इंजीनियर का जबरदस्त सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्थानीय स्तर पर किया गया। और अभी भी ऐसा है कि जेल में रह करके भी राशिद इंजीनियर लगातार टेलीफोन से सबके संपर्क में थे। और रिपोर्ट तो ऐसी थी कि उनके समर्थक किसी दूसरी पार्टी के नेता से मिल रहे हैं तो इनकी ओर से डांटने वाला कॉल भी चला जाता था। आप समझिए कि ये सुविधा जो उनको फैसिलिटेट की जा रही थी जेल में, कौन कर रहा? यही सरकार कर रही थी। और इसलिए बहुत सही बात लिख रहे हैं हमारे दर्शक सलीम खान जी कि उनकी भी रिहाई जो हुई है, वो रिहाई भी चुनावी बॉन्ड है, चुनावी बेल है, ये इलेक्शन वाला इलेक्टोरल बेल है, चुनावी मौसम वाला बेल है। चाहे राशिद इंजीनियर के बारे में तो हम दावे से हमें लगता है, और अरविंद केजरीवाल का जिस तरीके से टल रहा था, बार बार बेल मिलना बारंबार टल रहा था, हम सब जान रहे थे कि मिलेगा इनको बेल तभी जब हरियाणा का चुनाव नजदीक होगा। खुलेआम बोल रहे थे और वो उसी हिसाब से हुआ है। तो इसमें आम आदमी पार्टी इस्तेमाल हुई है। आपने सही कहा कि वो मोदी के साथ में बॉन्डिंग हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आरएसएस वाला एंगल है अपनी जगह पर इस रिहाई में मोदी की टीम ने आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल कांग्रेस के खिलाफ या उससे दूर करने के लिए जरूर किया है, या इस हिसाब से कि वो वोट काटे हरियाणा में और हमें इसका फायदा मिले। लेकिन क्या लगता है आपको, हरियाणा में आम आदमी पार्टी क्या वोट काट पाएगी? जी, एक तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल ना हो गए, राम रहीम हो गए जब चुनाव चुनाव के समय उनको बेल मिल जाती है। तो जैसे कि लोकसभा चुनाव में भी उनको पूरा 1 महीना, शायद 22 दिन, कितने दिन का उनको मिला था पैरोल पे आए थे, वो छूटे थे जमानत उनको टेम्परेरी अंतरिम जमानत कहा जा रहा था जिसको, और फिर उसके बाद अब मिली है। और ये जमानत जब तक जारी रहेगी जब तक कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पूरे ना हो जाएं, आप ये देख लीजिएगा। और उसके बाद अगर पर्पस सर्व हो गया कि बीजेपी हरियाणा में कुछ इतना डैमेज कर दे कांग्रेस को कि सरकार बनाने के लाले पड़ जाए, तो केजरीवाल को थोड़ा सा रिवॉर्ड मिल सकता है कि थोड़ा और लंबा खींच दिया जाए। लेकिन ये जो अब जो है इस वक्त, जो राशिद की बात आपने की, देखिए राशिद इंजीनियर का जब जिस वक्त राशिद इंजीनियर जीता और चुनाव के परिणाम आए, तो हम लोगों ने ये समझा, मैंने भी दिया, आपके चैनल पे भी दिया एनालिसिस और कई चैनल्स पे। मेरा तो यही मानना था कि देखिए सरबजीत वहां जीता है और जो ये है राशिद यहाँ जीता है। दोनों अलग अलगाववादी नेता माने जाते हैं अपने अपने, वो पंजाब में अलगाववादी है, ये कश्मीर का अलगाववादी है। तो हमने ये अंदाज लगाया कि ये वहां की आवाम की आवाज है, तो ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और चीजें अनफोल्ड हुई, उसमें समझ में आया कि इंजीनियर राशिद के पीछे कौन है। कि और उसके बाद अब बताया ये जा रहा है कि जो कश्मीर के, जो मैं तो नहीं कह रही हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट बोल रही है, जो कश्मीर के जो पत्रकारों को भी मैं सुन रही हूँ अब चैनल्स के ऊपर, तो उन्होंने उनमें से बोल रहे हैं कि ये तो जो राशिद के जो जितने भी पार्टी है, जो अवामी इत्तेहाद पार्टी, उस पार्टी के कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट के तौर पे खड़े किए जा रहे हैं। और ये उस स्थिति को खड़े किए जा रहे हैं कि ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस बना है उसके वोट काटे जाए, और वोट काटेंगे तो कहीं हार भी सकती है वो अलायंस। तो वहां पे इंडिपेंडेंट का अगर अलायंस जीतता है तो उससे वो चुनाव के बाद वो कांग्रेस को समर्थन देगा, बीजेपी को समर्थन देगा।
तो ये चीज एक बहुत बड़ा खेल है देखिए। और बीजेपी, आप ये बातें करते हैं जो वो एनसी को और सॉरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को बता रहे हैं कि भाई आप राष्ट्रद्रोही हैं, आप राष्ट्र विरोधी हैं और 370 की बात करते हैं, ये वो करते हैं वो करते हैं, और खुद एक अलगाववादी के साथ हाथ मिलाए हुए। और तो इसलिए इस पे अचरज इसलिए नहीं होता कि इंजीनियर राशिद को वो समर्थन दे रहे हैं या उनके प्रॉक्सी हैं इंजीनियर राशिद, इसलिए नहीं होता क्योंकि वो पूर्व में पीडीपी के साथ सरकार बना चुके हैं। क्योंकि इंजीनियर राशिद का कोई मुद्दा बहुत अलग नहीं है पीडीपी से, उनकी बात तो उनको तो सरकार वहां सत्ता, वहां पे कश्मीर में सरकार बनाने से मतलब है बीजेपी को। अब उसके लिए इंजीनियर राशिद लाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, तो मेरे हिसाब से इंजीनियर राशिद और ये जो दोनों की जो बेल है, इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक खेल है। ये राजनीतिक बेल है राम रहीम की तरह। जी, आवाज आपकी। मैं कुछ प्रतिक्रियाएं लेता हूं और उस पर टिप्पणी भी। केजरीवाल को शर्तनामा जमानत, न सीएम ऑफिस, न किसी फाइल पर साइन, न अपने केस पर सार्वजनिक टीका टिप्पणी, केवल हरियाणा में कांग्रेस के वोट काटने का काम दिया है मोदी। सीजेआई मुलाकात, अर्थ देश को समझ में आ गया। यह अशोक सक्सेना जी की टिप्पणी है, लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल को देखना नहीं चाहती। दिल्ली के अधिकार को उसने लगातार कम किए हैं और इसके बावजूद उनकी रिहाई में वो सारी शर्तें हैं जो बीजेपी के मन माफिक हैं। वो शर्तें, और मैंने इस पर एक शो करके इस बात को समझाने की भी कोशिश की कि देखिए, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अब भी जेल में है। ये समझिए, व्यक्तिगत रूप से शरीर तो अरविंद केजरीवाल का बाहर आ गया है बेल पर, लेकिन सीएम को बेल नहीं मिली है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को चाहिए था कि वो कहते कि जनता ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है। जब मुख्यमंत्री का अधिकार ही नहीं होगा तो हम इस बेल को बेल मानते ही नहीं है और हम रिहा नहीं होंगे। यही स्थिति लोकसभा चुनाव के समय भी थी, तब भी उन्होंने ये हिम्मत नहीं दिखलाई और अब भी इन्होंने ये हिम्मत नहीं दिखलाई। तो नतीजा ये हुआ, जनता में मेरा मानना है कि सबसे ऊंचा पद जनता का होता है लोकतंत्र में, और जनता ने जिसको चुन दे उसका अधिकार छीनने वाला कौन होता है? न्यायपालिका क्या जनता से बड़ी हो गई? कार्यपालिका, विधायिका क्या जनता से बड़ी हो गई? जनता के दिए हुए फैसले को पलटने का या उसको डिस्टोर्ट करने का या उसके अधिकार को खत्म करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। ये मोटे तौर पर मैं मानता हूं, मैंने अपनी राय रखी है। महेंद्र आनंद जी लिखते हैं, कमाल का जमानत, किसान को जमानत देते हुए कोर्ट आदेश करे कि अपना खेत खलिहान और फसल देख नहीं सकते। वैसा ही फैसला केजरीवाल के साथ हुआ है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और आगे देखिए, संजय राय जी लिखते हैं कि मैंने अच्छे विश्लेषक को देखा है जिसने केजरीवाल के खिलाफ हैं, जो केजरीवाल के खिलाफ हैं, खास करके सारे कांग्रेस के समर्थक विश्लेषक लोग जो सब कुछ जानते हुए भी केजरीवाल पर झूठा आरोप लगाते हुए जानबूझकर आरएसएस के बी टीम बोलते हैं। देखिए, आपका ऑब्जर्वेशन को हम चैलेंज नहीं करते, आपका ऑब्जर्वेशन को हम मानते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी बात हम ये बोलना चाहते हैं कि केजरीवाल पर कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहा है। आरएसएस और बीजेपी की टीम में, ये आरएसएस की बीजेपी की टीम होने का क्या मतलब है? आरएसएस की टीम होने का मतलब है कि आरएसएस का जो सिद्धांत है उसको मानना। और आप देखते हैं हर समय अरविंद केजरीवाल की सियासत बीजेपी धार्मिक मुद्दों पर और या फिर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो आरएसएस की थीम होती है वही अरविंद केजरीवाल की भी होती है। थोड़ा सा वो डिफरेंट इसलिए रखते हैं कि बीजेपी से मुकाबला करना है, उसके समांतर राजनीति चलनी है। तो हम इसलिए मानकर चलते हैं, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि आरएसएस की दो पॉलिटिकल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक बीजेपी और दूसरा आम आदमी पार्टी। ये अलग बात, इसीलिए कांग्रेस या इंडिया गठबंधन में भी समय समय पर विरोध और विचारों की टकराहट होती है कि आम आदमी पार्टी को साथ लेकर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। लेकिन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ
द कंट्री, ये इंडिया गठबंधन ने आम आदमी पार्टी को अपने साथ जोड़ा और आम आदमी पार्टी ने भी उसी मकसद से इस गठबंधन में आना कबूल किया। ये राजनीति का यथार्थ है। इसके आगे हम ये देख रहे हैं, विजय त्रिपाठी जी लिख रहे हैं कि केजरीवाल इज पेट ऑफ बीजेपी, दैट इज रीजन ही रिलीज्ड आफ्टर डिक्लेयरिंग 90 सीट्स। जब उन्होंने 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, और घोषणा ही नहीं कर दी बल्कि चुनाव नॉमिनेशन करने की तारीख भी खत्म हो गई, यानी ये सुनिश्चित हो गया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तालमेल नहीं हो रहा है, उसके बाद ये फैसला आता है, ये इशारा सामने है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। मोहम्मद आलम जी लिख रहे हैं, सर अरविंद केजरीवाल हैज कमिटेड ए ब्लंडर by not making alliance with Congress offered by Rahul Gandhi himself. It was a golden opportunity for AAP to garner a 100% sure victory even on 5 to 6 seats. ये आप बहुत सही कह रहे हैं मोहम्मद आलम जी, लेकिन राहुल गांधी को भी पता था कि ये ऑफर उनको कबूल नहीं होना है। उनको पता था कि आगे राजनीति कैसे बढ़नी है, लेकिन इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने की कोशिश करते हुए वो दिखना चाहते थे, वो ये बताना चाहते थे कि देखो अगर आम आदमी पार्टी हमारे साथ गठबंधन नहीं कर रही है तो इसके कारण कुछ और हैं जो आने वाले समय में सामने आएंगे, और ये साबित हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी मोदी जी की चाल को बहुत पहले समझ गए थे। आगे जैसन फ्रांसिस जी का सवाल लेते हैं कि क्वेश्चन इज वेदर ही इज ए विक्टिम और एन accomplice. Definitely an accomplice, D.Y. Chandrachud oblique Modi. Accomplice वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं पता, मीनू जी आप ही इसको थोड़ा बताएं। accomplice मतलब कि उनका साथ में है क्या, हैंड इन ग्लव्स है क्या, उनसे मिले हुए हैं या शिकार है वो, जी पीड़ित है जी। तो मतलब वो विक्टिम है या शिकार है, इस तरह से ये सवाल कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि D.Y. चंद्रचूड़ और मोदी जी विक्टिम नहीं हो सकते। दूसरा जो पक्ष है, मतलब आप बल्कि मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, क्वेश्चन भी नहीं समझाऊं इसको मैं। उनका ये कहना है कि क्वेश्चन इज वेदर ही इज ए विक्टिम और एन अकम्प्लिस। जैसन कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो विक्टिम है या उनके साथ मिले हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं, डेफिनेटली एन अकम्प्लिस, वो विक्टिम नहीं है, वो उनके साथ मिले हुए हैं। अब वो D.Y. चंद्रचूड़ ये तो उन्होंने हैशटैग लगा दिया। जी जी, मैं अब क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से दर्शक भी समझ गए होंगे कि अरविंद केजरीवाल जी विक्टिम नहीं है बल्कि वो मिले हुए हैं, ऐसा कह रहे हैं। उमर अली कह रहे हैं हाँ सब कुछ आप लोग समझ जाते हैं। आगे विनोद कुमार लिख रहे हैं केजरीवाल को दिल्ली चुनाव में वही भुगतना होगा जो हरियाणा में दुष्यंत भुगत रहा है। अब सिर्फ 2 धारा है, बीच वालों को अब जनता सबक सिखाने को तैयार है। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ विनोद कुमार जी से। जैसे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 धाराएं आई, इंडिया गठबंधन आगे रहा, अखिलेश प्लस राहुल की युति काम आई, और बीजेपी को उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश से में हार का सामना करना पड़ा। वैसे ही हालात हरियाणा में भी हैं और दिखेंगे। आम आदमी पार्टी वहां कोई परफॉर्मर बनकर सामने आने वाली नहीं है। ये चुनाव से पहले एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, गोदी मीडिया को सब्जेक्ट देने के लिए लो इसका डंका बजाओ और ये दिखाओ कि ये 30% वोट ले आएगा, 40% वोट ले आएगा, त्रिकोणात्मक संघर्ष हो जाएगा, कांग्रेस का वोट काटेगा। ये माहौल बनाने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है और जिसमें वो ट्रैप में फंस गए लगते हैं। नजीर मलिक जी लिख रहे हैं प्रेम जी हमारे जैसे राजनीति की अदना समझ रखने वाले लोग प्रारंभ से कह रहे हैं कि केजरीवाल भारतीय राजनीति के अविश्वसनीय और सबसे कुटिल व सांप्रदायिक चेहरे हैं, फिर भी इंडिया ग्रुप उन्हें क्यों झेल रहा है। हमने पहले थोड़ी देर पहले कहा लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। इसमें जिस तरह से तानाशाही से लड़ने की जरूरत पड़ रही थी, सीबीआई ईडी आईटी का इस्तेमाल हो रहा था,
चंदे के बदले धंधा दिया जा रहा था और बहुत सारी चीजें। आप जो अपोजिशन खड़ा होता है उसको तोड़ लो, डरा दो, धमका दो, लुभा दो, लेकिन टिकने न दो। इस पॉलिसी पर जो डेमोक्रेसी को हाँका जा रहा था, इसमें कुछ बातें कॉम्प्रोमाइज की जाती हैं और इसमें मेरे ख्याल से वो सक्सेसफुल ही रहा है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। पहले भी हारे थे, इस बार भी हारे, ये आप जरूर कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हरियाणा में वो रिपीट होने वाला है। हरियाणा में एक अलग किस्म की सियासत दिख रही है। आगे कुछ और प्रतिक्रियाओं पर मैं आऊंगा, लेकिन मीनू जी आपको फिर से इंटरवीन करता हूं, मैंने इंटरवीन करने के लिए कहता हूं कि ये जो राहुल गांधी को लेकर के जो उनकी चातुर्य, उनकी बुद्धिमत्ता जो दिख रही है, इतनी सारी गतिविधियां हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या ट्वीट करते हैं, क्या शेयर करते हैं उनकी ओर से, क्योंकि उनकी ओर से खबर है वो कि उस नाई को वो सौगात भेज रहे हैं जिसके यहाँ वो बैठे थे रायबरेली में। नाई मेरे ख्याल से मैथिल या नाम है उसके, उसके यहाँ वो सामान भेज रहे हैं कि वो सैलून चलाएं। और ये जो सियासत है, ये जो टोकनिज्म है, अभी नाई समुदाय का पूरा ध्यान खींच रहे हैं। इससे पहले चमार समुदाय का ध्यान उन्होंने खींचा था और एक सदाशयता दिखा रही, नई किस्म की पॉलिटिक्स वो दिखा रहे हैं। इस पर भी थोड़ी टिप्पणी कीजिए। इन सब चीजों से बेपरवाही पॉलिटिक्स, हमको बात नहीं करना है, हमें करते जाना है जो हमें करना है, इस अंदाज में राहुल गांधी चल रहे हैं। आपके पास वीडियो है? वीडियो फिलहाल नहीं है मेरे पास जी। अच्छा, व्हाट्सएप में देखिए। अच्छा, नहीं वो तो वहाँ मैंने देखा था, लेकिन उससे वो डाउनलोड नहीं हो पाता है, इसलिए मैं नहीं कर सका जी। हाँ, ट्विटर पे होगा। अच्छा, चलिए उसको देख लेते हैं तो दर्शकों को और अच्छा लगता है देखने में और अच्छे से समझ में आती जो बात है। तो मैं दर्शकों की सुविधा के लिए बता दूं, जो कि अभी प्रेम जी ने भी बताया है कि आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी में अपने चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी एक नाई की दुकान में गए थे। छोटी सी नाई की दुकान, लोकल दुकानें जैसी होती है वहां पे, तो वहां गए थे और उन्होंने अपने जो अपनी बियर्ड और बाल जो कटवाने का था उन्होंने वहां पे कटवाया था उस गांव की दुकान में। तो उसका वो काफी चर्चा में आया था कि देखिए राहुल गांधी कहाँ कहाँ चले जाते हैं, मतलब हम और आप भी ना जाए छोटी सी दुकान में, उसमें तो वो वहां पे बड़े आराम से बैठ के उन्होंने बाल बनवाए। और उन्होंने, जैसे कि आपने देखा होगा, सुल्तानपुर गए और जब उन्होंने कॉबलर मतलब शू मेकर के लिए, मोची जो है चेतराम के लिए, वहां पे उन्होंने मशीन भिजवाई थी जूता बनाने की, और उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के लिए जूता बना के भेजा। इसी तरह आज राहुल गांधी ने उस हेयर ड्रेसर नाई के यहाँ पे 2 तो चेयर भेजी है, जो आपके जो सैलून की जो चेयर्स होती हैं वो, और एक जो हेयर वॉशिंग के लिए जो सिंक रहता है उसमें विद चेयर, तो उसको शैम्पू चेयर बोल देते हैं देसी भाषा में, तो वो उन्होंने भेजी। और एक इन्वर्टर भेजा, क्योंकि जिस वक्त राहुल गांधी वहां गए तो बिजली नहीं थी और बहुत ज्यादा तेज गर्मी थी, आप अंदाज लगा लीजिए, जून की गर्मी थी। तो उस टाइम राहुल गांधी ने मई की गर्मी थी, एंड की, तो तब राहुल गांधी ने उससे बातचीत की और बात जो भी पूछा जो भी कुछ किया, तो आज उन्होंने उसके लिए बिल्कुल 2 बहुत खूबसूरत चेयर है, 2 चेयर हैं और एक इन्वर्टर है और एक वो जो शैम्पू चेयर कहते हैं, जो उनकी कम्युनिटी में जो बार्बर्स की जो ये हेयर ड्रेसर्स की जो कम्युनिटी होती है, तो वो उन्होंने वहां पे भेजा। देखिए ये तो हुई घटना। अब इसका हम ये तो एक घटना है, इसके माध्यम से हम इसके पीछे की पॉलिसी क्या है या उसकी सोच क्या है, राहुल गांधी की पॉलिसी नहीं, सॉरी, उनकी सोच क्या है। देखिए ये एक तरीका है कि राहुल गांधी जो दलित, वंचित, शोषित, या जो वो बात कर रहे हैं स्किल को डेवलप करने की, तो वो ऐसे लोगों के इस बहाने से वो एम्पावरमेंट कर रहे हैं, सशक्तिकरण कर रहे हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि राहुल गांधी का कहना ये है, वो इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हमारी सरकार इन तबकों के लोगों को, जिनकी स्किल्स साधनों के अभाव में
अंडर यूटिलाइज रह जाती है या अनयूज रह जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता कि किस व्यक्ति के अंदर क्या स्किल्स है और वो क्या कमाल कर सकता है, या उसको अगर थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया जाए। मान लिया राहुल गांधी ने 2 चेयर भिजवा दी और उसको इन्वर्टर भिजवा दिया, और तो पता चला कि उसकी आमदनी बढ़ गई उससे। अगर उसके पास 10 कस्टमर 20 कस्टमर रोज आते थे, तो पता चला कि वहां नई चेयर आ गई, नया इन्वर्टर लग गया है, नया उसका मॉडर्न बन गया है वो उसका छोटी सी दुकान, तो पता चला वहां 200 लोग आने लगे, रोज के 100 लोग आने लगे। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने जो उसको हैंड होल्डिंग जिसको कहते हैं कि हाथ पकड़ के उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। तो ये एक सिंबॉलिक है राहुल गांधी की सोच का कि, और ये जो दलित वंचित शोषित तबके जिनकी वो बात कर रहे हैं, दलित ओबीसी आदिवासी और इन लोगों मिनॉरिटीज कर रहे हैं, तो राहुल गांधी का मैसेज ये है कि भाई आपके लिए ये तो एक व्यक्ति के लिए किया है, तो उसके लिए उसको बड़े पैमाने पे किया जाएगा जिस वक्त सरकार आ जाएगी। क्योंकि राहुल गांधी ने एक दिन अपने एक भाषण में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं पे कहा था, जरूर बताया था उन्होंने ये कहा था कि हमें आईटीआई खोलने की जरूरत क्या है कि हम प्लम्बिंग का वहां से कोर्स सिखाएं लोगों को, कि जो ऑलरेडी प्लम्बर है और वो बहुत अच्छा काम करता है, या एक ये नाई है बहुत अच्छी हेयर कटिंग करता है, तो क्यों ना इसको हम लाइसेंस दे कि ये ट्रेनिंग देगा लोगों को, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ट्रेंड है भाई। 25 साल से बाल काट रहा है जो व्यक्ति, तो वो तो कितने ही लोगों को ट्रेन कर सकता है और बढ़िया ट्रेनिंग दे सकता है लोगों को। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए ये जो आपका मिथुन जो अमेठी का नाई है, या जो ये जो आपका सुल्तानपुर का जो शू मेकर है, वो राहुल गांधी चाहते हैं कि वो स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनर की भूमिका निभाए। आप ये देखिए, मतलब खाली वो ऐसा ना हो कि समाज में भी एक मोची और नाई के रूप में ही रह जाएं। वो चाहते हैं कि वो ट्रेनर की भूमिका निभाएं और वो ट्रेन करें जो नए जो बच्चे आना चाहते हैं इस धंधे में, या इस काम में आना चाहते हैं और इससे अपनी आजीविका कमाना चाहते हैं। तो वो राहुल गांधी का ये सोच है उसके पीछे। तो ये मैं समझती हूँ कि एक बहुत अच्छी सोच है कि केवल जबानी जमा खर्च नहीं करते हैं, कुछ करके भी दिखाते हैं कि भाई ये हम एक्चुअली करना चाहते हैं। अब पब्लिक इसको जो कंसर्न पार्टीज हैं जिनके लिए ये किया जा रहा है, अब कांग्रेस को जरूरत है कि इस मैसेज को कन्वे करें उन लोगों तक। जी जी, सलीम खान जी लिख रहे हैं कि सर जी हम छत्तीसगढ़ से हैं, हमारा एक दोस्त कश्मीर का रहने वाला है। आज जब उससे बात हुई तो उसने बोला इंजीनियर राशिद बीजेपी को 10 से 12 सीट जितवा देगा कश्मीर में। ये कह रहे हैं, सलीम खान कह रहे हैं। चलिए अरविंद त्यागी जी की बातचीत जारी है। आगे मैं वेरिटास विंसेंट लिख रहे हैं कि देयर पॉलिसी इज सिंपल, बी द सीन विद द एंजल्स बट डू द डेविल्स बिडिंग। तो जी कुछ बोल रही हैं मीनू जी? जी कुछ नहीं, अच्छी बात कह रहे हैं कि वो बीजेपी को कह रहे हैं कि दिखाई तो ऐसे दो, देवदूतों के साथ दिखाई दो, लेकिन काम करो जो शैतान कह रहा है काम वो करो। बिल्कुल। तो हम आपको वो वीडियो दिखाना चाह रहे थे जिसकी आप डिमांड कर रहे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश, ये मैंने इसके वॉइस ओवर को बंद कर दिया है, आप सिर्फ विजुअल को आप देखिए। ये उस टाइम का है जब बाल कटवाने गए थे राहुल गांधी गर्मियों में। जी, इसमें अपडेटेड भी है। जी जी, आप देख सकते हैं, हम लोग चर्चा जारी रख सकते हैं इस ये आज का है। हाँ। जी, मिथुन नाई से कटवाए थे दाढ़ी बाल और साथ में उन्होंने गिफ्ट भिजवाया है। देखिए ट्रिमिंग तो शायद पहले से भी होगा उनके पास, ट्रिमिंग मशीन, लेकिन बाकी सामान उन्होंने भिजवाए हैं। तो ये एक अलग किस्म की सियासत है मीनू जी जो दिख रही है। राहुल गांधी उसको छोड़ नहीं रहे, उसको पकड़े हुए। देखिए शैम्पू चेयर है, 2 हेयर कटिंग चेयर है, बैटरी है, ये सारी चीजें उन्होंने भेजी है और जाहिर बात है ये असर तो पड़ेगा उनके कारोबार पर। तो ये तस्वीर हम दिखाना चाहते थे
कि राहुल गांधी की तरफ से ये सौगात भेजी है। ये मोदी जी वाली वो सैकड़ों और हजारों करोड़ वाली सौगात नहीं है जो मोदी जी चुनाव के समय में हर उस राज्य में जाकर के सौगात देते हैं और जनता को कभी महसूस नहीं होता है वो सौगात। ये सौगात एक व्यक्ति को ही दिया गया है, लेकिन उसको महसूस होगा और जीवन भर महसूस होगा। जी मीनू जी। जी जी, बल्कि उसमें उसका एक इंटरव्यू भी चल रहा है मिथुन का, तो वो उसकी पुरानी चेयर को हटा के नई चेयर लगा दी गई है। उसकी जो पुरानी चेयर थी फट भी गई थी और थोड़ा इतनी हाईटेक नहीं थी जैसी ये, बिल्कुल ये तो बिल्कुल नए फैशन की कंफर्टेबल चेयर्स है। तो वो उसको कहा, भाई जो उसका इंटरव्यू ले रहा है उसने पूछा कि भाई आप ये हटा दीजिए चेयर्स, तो बोला नहीं ये चेयर तो मैं बिल्कुल नहीं हटाऊंगा, इसके ऊपर तो राहुल गांधी बैठे थे आके, तो इसको रिपेयर करा के बल्कि मैं और इसको साइड में हमेशा मेरे उसमें रखी रहेगी ये चेयर। तो देखिए ये जो होता है, जिसको बात होती है ना कि दिल को छू पॉलिटिक्स। हाँ जी, देखिए ये दिल को छूने वाली बात होती है। जो उसका रिप्लाई, जो रिएक्शन उसका आया मिथुन का, उसने यही कहना कि भाई मैं इस चेयर को अपनी उसमें, जबकि वो फटी हुई चेयर है और इसकी जो दोनों उसपे नया दिखाया भी है, उसका लुक एकदम से हाईफाई हो गया, एकदम से क्लिनिक इसका ये जो सैलून जो दुकान है। तो ये चीज देखिए, और इसने मैसेज लिया है और ऐसा नहीं है कि जो अमेठी की जो जनता है उनको ये मैसेज नहीं गया होगा। इनफैक्ट आज तो चर्चा होगी वहां पे अमेठी जो जिस आसपास के इलाके में बहुत बड़ी चर्चा का विषय होगा। और आज ये वीडियो रिलीज हुआ है तो और भी चैनल्स पे आएगा उस पे। लेकिन अगेन इसमें देखिए हम इसकी ऑप्टिकल वैल्यू जो है, जो विजुअल इसकी वैल्यू है, वो हम ठीक है, बहुत अच्छा है, छू जाता है दिल को, लेकिन इसके पीछे सोच क्या है, हमें इसके पीछे की सोच पे बात करनी है। और वो हमने आपको बताया कि मतलब जिसको कहते हैं कि दिल धड़कता है, ये होता है कि जिसको राहुल गांधी एम्पैथी और सिंपैथी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी खाली सिंपैथी नहीं रखते, एम्पैथी भी रखते हैं। फर्क है सिंपैथी एम्पैथी में, कि सिंपैथी में तो हाँ भाई बहुत दुख हुआ आपका, या बड़ा अच्छा आपके साथ ये परेशानी है, लेकिन एम्पैथी नहीं रखा कि भाई उसको करना कि अच्छा ये इतनी कम संसाधन में अपना दुकान चला रहा है, क्या क्या परेशानी आती होगी इसको, उसको महसूस करना। और देखिए उन्होंने देखा कि इसमें लाइट चली गई थी, गर्मी थी, तो उन्होंने उसको गर्मी के निपटने के लिए कि ताकि उसके दुकान में एक पंखा और एक बिजली का तो इंतजाम रहे लाइट जाने की स्थिति में, तो उसके लिए इन्वर्टर भेजा और कुर्सियां भेजी उसके लिए। तो ये चीज जो होता ना कि नेता ने वहां बैठ के जो बात की उससे, और जो बातचीत के दौरान जो निकल के आया लब्बलुआब, तो उनको लगा कि अगर मैं ये 3-4 चीजें भेज देता हूं तो इसका जो काम धंधा है ये बढ़ेगा। और आप देखिएगा डेफिनेटली, अगर आप उसका हफ्ते भर बाद जाके फिर लेना चाहिए। इनफैक्ट इस चीज का कांग्रेस को फॉलो अप जरूर करना चाहिए कि एक्चुअली उससे कितना एम्पावरमेंट हुआ उसका, उसकी जो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट या जिसकी जो इनकम है उसमें कितनी वृद्धि हुई, ये बताया जाना चाहिए। और देखिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। देखिए वो सारे दुनिया के दुकानें हैं जो उनको तो नहीं दे सकते, वो तो तभी आएगी जब सरकार आएगी कांग्रेस की, या जो भी मिली जुली सरकार बनेगी, तभी सब लोगों को बड़े स्तर पे दिया जा सकती है ये चीजें। अभी तो राहुल गांधी के अपने जो रिसोर्सेज हैं उनसे उन्होंने भिजवा दिया, इनको भिजवाया, या जैसे उसको चेतराम को जूते सिलने बनाने की मशीन भिजवाई, तो वो चीज डेफिनेटली अपने स्तर पे कर सकते हैं जितना किया जा सकता है। लेकिन अब एक बार ये जरूर है कि राहुल गांधी अब आए इसके यहाँ अमेठी विजिट करें और उसी सैलून में जाके बाल कटवाएं अपने, तो और अच्छा, उसको और अच्छा लगेगा और पता भी चलेगा, राहुल गांधी भी देख पाएंगे कि भाई उससे कितना उससे बात करें और समझे चीजों को। तो ये चीज देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है कि नेता खुद महसूस करके जो जिन लोगों की दिक्कतें, दुश्वारियां जीवन की या उनके धंधे की दुश्वारियां अगर दूर करना चाहता है, तो ये राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो खुद पहले जाके महसूस करता है उन दुश्वारियों को, और फिर वहां से नतीजा निकाल के लाता है कि भाई इसकी हम कैसे मदद कर सकते हैं या कैसे की जा सकती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर सरकार बने कांग्रेस की, तो किस तरीके से लोगों की दिक्कतों को सुलझाने के लिए पर्सनली लोग जाएंगे, तो और वो उस तरीके से दिक्कतें सुलझाई जाएंगी। जी
देखिए नंदलाल जी लिख रहे हैं कि बी टीम होने का प्रमाण है कि अभी तक आम आदमी पार्टी भाजपा को हटाकर कहीं सत्ता में नहीं आई है, सभी जगह कांग्रेस को नुकसान पहुंचाई है। मोहक राय जी यूपी में कहाँ लड़ती है आम आदमी पार्टी, जबकि यूपी में तो बहुत अच्छा है, यूपी तो बिल्कुल लगा हुआ है इनके दिल्ली से, और दिल्ली यूपी वालों से भरी हुई है। बिल्कुल। येचुरी जी की डेथ पे आपके कोई विचार? मोहक राय जी पूछ रहे हैं। हमने एक दिन पहले कल ही अपने विचार रखे थे, आप जाके देख सकते हैं। ईशा सिंह लिख रहे हैं अकम्प्लिस मीन्स सहभागी इन लीगल लैंग्वेज। अच्छा, सही बात, थैंक यू। और दीपक कुमार वर्मा, केजरीवाल की गिरफ्तारी की रात कांग्रेस ने केजरीवाल के घर के बाहर उनके समर्थन में मौजूद थे, इसलिए केजरीवाल को हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए था बोलना चाहिए, अब तो बात गुजर चुकी है। अशोक सक्सेना लिख रहे हैं केंद्रीय वित्त मंत्री महोदया सीतारमण जी प्याज पर कितना जीएसटी, कितना, निर्मला सीतारमण बहुत चर्चा में है इस समय, शिकार हैं या सहयोगी? सच में ऐसा एलओपी आज तक देश को नहीं मिला। आइयो रामा लिख रहे हैं, रामा जी आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, ऐसा एलओपी वास्तव में देश में आज तक नहीं आया जो पूरे इंडिया गठबंधन, पूरे अपोजिशन का एलओपी हो को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए एलओपी तो बहुत हुए, लेकिन उनके साथ अखिलेश यादव भी हो, उनके साथ तेजस्वी यादव भी हो, उनके साथ शरद पवार भी हो, उद्धव ठाकरे भी हो, और संसद में तो अरविंद केजरीवाल भी हो, ममता बनर्जी भी हो, सब उनको एलओपी मानते हो, ऐसा एलओपी आज तक हिंदुस्तान को नहीं मिला। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हितेश जी लिख रहे हैं त्यागी जी आत्मा मेल फीमेल नहीं होती तो आत्मा नमस्कार करती जी। अच्छा, आत्मा से याद आया, कल हमने जो बाइट चलाई थी पुरानी सीताराम येचुरी जी की, आत्मा और परमात्मा को लेकर जो उन्होंने बात कही थी, आपको अगर याद है तो आप बोल दीजिए, हमारे वो दर्शक संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारे क्या विचार हैं बोल के। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि भाई मैं परमात्मा हूँ, आप भी ये परमात्मा, ये सॉरी मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा, ये आत्मा है, लेकिन मेरा परमात्मा कौन होगा ये मैं डिसाइड करूंगा। भाई आप कैसे, आप मुझे नहीं बता सकते कि आपका परमात्मा ये है, तो ये मेरी अपनी चॉइस है। तो ये आत्मा के ऊपर उन्होंने एक नई डेफिनेशन ये सीताराम येचुरी कल दे रहे थे, और वो मतलब सेक्युलरिज्म की बात कर रहे थे कि आप किसी भी एक धर्म को या किसी भी एक ईश्वर को या जिसको परमात्मा भी कहते हैं कि आप व्यक्तियों के ऊपर थोप नहीं सकते, वो व्यक्ति की चॉइस है कि वो कौन से परमात्मा से खुद को जोड़ना चाहता है। जी जी, आइयो रामा लिख रहे हैं कि मतलब ये ऐसा इंसान है कि जिससे सवाल पूछता है वही इंसान इसके सवाल को बेतुका बता देता है, बस प्लांटेड इंटरव्यू देता है और निकल लेते हैं। कम से कम पत्रकार से पूछ सवाल तो ले रहे हैं, इस बात को समझिए। पत्रकार को बारंबार सवाल करने के लिए का मौका थोड़ी मिलता है, एक बार मिलता है, उसी में पूछ लीजिए। ऑक्सिलरी क्वेश्चन वो डिपेंड करता है कि सामने वाला आपको मौका देता है कि नहीं देता है, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो भी देखिए। तो राहुल गांधी ने तो सवाल पूछा, सवाल पूछने वाला संतुष्ट रह सकता है। मोहम्मद आलम जी लिख रहे हैं आई ऑब्जेक्ट ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ बेल का खेल। अच्छा, it is not justified to blame Modi on every incident occurs on reoccur. People catch Modi on everything happens, whether be it political or judiciary. तो निश्चित रूप से आपकी ये सोच है कि बेल का खेल बोलने से जो जस्टिफाइड नहीं है कि और इसके बहुत भेग है, इसका मतलब स्पष्ट नहीं होता है। आप सही कह रहे हैं। आगे हम अगर आए तो आइयो रामा जी लिख रहे हैं कि जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे खेल करेंगे तब इसको पता चलेगा कहाँ है वो अभी। अच्छा, गुमान सिंह राजपूत कह रहे हैं प्रेम जी अगर हरियाणा में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर उसकी राजनीति दफन हो जाएगी और दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनाव होंगे। मोदी जी की कृपा से झूठ है
वोट कटवा। होगा। एक बात साफ है कि जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ओर से विनेश फोगाट के खिलाफ जो उम्मीदवार खड़ा किया गया है, उसी ने आम आदमी पार्टी की राजनीति खत्म कर दी है। अब आम आदमी देखिए, अब बहुत मार्केबल बात है, बीजेपी विनेश फोगाट की पॉपुलैरिटी से मुकाबला करने से डर रही थी। उनके सामने किसी खिलाड़ी या किसी कद्दावर नेता को खड़ा करने से डर रही थी, क्योंकि हरियाणा का सेंटिमेंट विनेश फोगाट के साथ जुड़ा हुआ है। वो जाट वाट का मामला नहीं है, पूरे प्रदेश की जनता के सेंटिमेंट का मामला है, एक जाति का नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने विनेश फोगाट के खिलाफ खिलाड़ी उम्मीदवार दे करके उस सेंटिमेंट को हर्ट कर दिया है। और उनकी पार्टी ने, माना तो जाएगा अरविंद केजरीवाल जी का ही, चूंकि वो पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने हर्ट कर दिया है। तो ये बात मानना समझना कि चुनाव में नुकसान पहुंचा देंगे कांग्रेस को, अरे वोट कितना आया था पिछली बार भी, तो लोकसभा चुनाव से पहले पिछले 2019 में भी तो चुनाव आपने लड़ा था। जो सीटें दी गई उसमें आप जीत तो पाए नहीं, और केवल 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली। तो आपका ऐसा प्रभाव नहीं है कि आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। आम आदमी पार्टी आज कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है हरियाणा में, मैंने पहले भी कहा। लेकिन इसको बहस बना करके पेश किया जाएगा, हल्ला मचाया जाएगा, कई सर्वे आएंगे जो बताएंगे कि आम आदमी पार्टी यहाँ वोट काट रही है, ये सब प्लांटेड होगा। इसीलिए ये परिस्थिति पैदा की गई है। इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहती हूँ प्रेम जी, आपने विनेश फोगाट वाली बात की कि इन्होंने उसके सामने एक महिला कुश्तीबाज को उतारा, और वो कुश्तीबाज कौन है? WWF वाली जो नूरा कुश्ती होती है, उसकी पहलवान को आम आदमी पार्टी ने, मतलब एक तो सबसे पहले तो आप इतना मजाकिया ये कॉमेंट लाए हैं कहीं से भी कि आप असली पहलवान के सामने एक नकली पहलवान उतार रहे हैं, जो होता है ना कि फुग्गा गुब्बारे वाला, कि जिसके अंदर हवा भरी हुई है। तो वो WWF वाली कुश्ती की पहलवान है, वो असली पहलवान नहीं है लड़की। नंबर 2, आम आदमी पार्टी को विनेश फोगाट के साथ जो हुआ है, यौन उत्पीड़न हुआ है, और उसके बाद पेरिस ओलंपिक में जिस तरीके की राजनीति हुई है, तो केजरीवाल को चाहे वो अपनी और 89 सीट्स पे खड़ा कर लेते उम्मीदवार, विनेश फोगाट के साथ उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए था। महिला वोटर्स पे एक बहुत गलत मैसेज जाएगा। आपने भले ही महिला वोटर खड़ी कर दी हो, लेकिन आप कहा जाएगा कि आप विनेश फोगाट को हराना चाहते हैं। मतलब आप विनेश फोगाट के जो साथ हुआ उसके, इसका मतलब आप उसके समर्थन करते हैं जो हुआ है विनेश फोगाट के साथ, अन्याय हुआ, जो अत्याचार या जो यौन उत्पीड़न हुआ। तो कब एटलीस्ट आप, बाकी आपकी मर्जी, लेकिन आपको विनेश फोगाट के सामने नहीं उतारना चाहिए था कैंडिडेट। ये अरविंद केजरीवाल ने गलत किया है एज ए पॉलिटिशियन। जी जी जी, तो चलिए इस चर्चा को यहीं पर आज विराम देते हैं, और आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, प्रणाम इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आने वाले समय में इसी तरीके से हम चर्चा करते रहेंगे। और हमें दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत आभार हम दोनों की तरफ से। धन्यवाद।